नमस्कार। कभी ये सोचा है कि सदियों पहले के जो विचारक थे वो एक अच्छी सरकार के बारे में आखिर सोचते कैसे थे? तो चलिए आज राजनीति विज्ञान के उसी शुरुआती खाके को समझते हैं जिसने दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को एक तरह से तय कर दिया। और ये एक ऐसा सवाल है जिससे सदियों से बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े दार्शनिक जूझते आए हैं। तो ठीक है, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने एक खास खाके का इस्तेमाल किया और इसी खाके को आज हम राजनीति विज्ञान के पारंपरिक दृष्टिकोण या ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पारंपरिक दृष्टिकोण था क्या? मतलब ऐसा क्या था इसमें कि इसने इतने लंबे समय तक राजनीतिक सोच पर अपना दबदबा बनाए रखा? देखिए, ये राजनीति को समझने का सबसे शुरुआती तरीका था। इसका फोकस इस बात पर कम था कि राजनीति असल में कैसे काम करती है और इस बात पर ज्यादा था कि एक आदर्श, एक नैतिक रूप से सही राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। मतलब उस वक्त राजनीति का अध्ययन तथ्यों से ज्यादा दर्शन और मूल्यों पर आधारित था। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। पारंपरिक दृष्टिकोण जो था वो मानकीय था। मतलब इसका पूरा जोर इस बात पर था कि क्या होना चाहिए, ना कि इस पर कि असल में क्या है। ये ठंडे बेजान तथ्यों से कहीं ज्यादा आदर्शों और मूल्यों की बात करता था। और इसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं? सोचिए, प्लेटो और अरस्तु जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिकों तक जाती हैं। और कमाल की बात तो यह है कि उनके विचारों ने 2000 साल से भी ज्यादा समय तक राजनीतिक सोच को प्रभावित किया। लास्की जैसे विचारक भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जरा इन विचारकों के टूल किट पर नजर डालते हैं। मतलब वो कौन से तरीके थे, कौन से औजार थे जिनका इस्तेमाल करके वो राजनीतिक दुनिया का विश्लेषण करते थे। तो उनके इस टूल किट में क्या क्या था? असल में उन्होंने अपने सिद्धांत बनाने के लिए 5 खास बौद्धिक उपकरणों का इस्तेमाल किया। ये टूल किट का सबसे पुराना और कह सकते हैं सबसे बुनियादी उपकरण था। इसमें सिर्फ तर्क और विवेक का इस्तेमाल होता था। और सवाल क्या पूछे जाते थे? न्याय क्या है, अधिकार क्या होते हैं, एक आदर्श समाज कैसा दिखना चाहिए। मतलब सब कुछ दर्शन पर आधारित था। इस तरीके के पीछे सोच ये थी कि इतिहास खुद को दोहराता है। मैकियावेली जैसे जो विचारक थे उनका पक्का मानना था कि अगर हमें आज को समझना है तो हमें अतीत को देखना होगा, उनकी सफलताओं और खास तौर पर उनकी गलतियों से सीखना होगा। तभी आज के शासक सही फैसले ले पाएंगे। और इस मामले में अरस्तु तो एक तरह से पायनियर थे। जरा सोचिए, उन्होंने 150 से ज्यादा अलग अलग नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया, उनकी तुलना की। क्यों? सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि कौन सी व्यवस्था सबसे स्थिर और सबसे असरदार है। सच कहें तो ये अपने जमाने का एक बहुत बड़ा डेटा एनालिसिस था। अब ये जो तरीका था ये सीधे सीधे विज्ञान से उठाया गया था, लेकिन राजनीति में इसका इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि किसी समाज को लैब की तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ना। इंसान का व्यवहार किसी केमिकल रिएक्शन की तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होता कि हर बार नतीजा एक जैसा ही आए। ये तरीका राजनीति के पीछे खड़े इंसान को समझने की कोशिश करता था। मतलब ये जानने की कोशिश कि किसी नेता के पर्सनल अनुभव, उसके विश्वास, उसकी प्रेरणाएं, ये सब चीजें उसके राजनीतिक फैसलों पर कैसे असर डालती हैं। तो जब इन सभी तरीकों को एक साथ मिलाया गया तो विश्लेषण की एक बहुत ही खास शैली उभरकर सामने आई। चलिए देखते हैं कि इसकी क्या खासियतें थीं। तो कुल मिलाकर देखें तो इस दृष्टिकोण की कुछ खास बातें थीं। पहली, इसका पूरा ध्यान बड़े बड़े दार्शनिक सवालों पर था। दूसरा, ये मानकीय था। मतलब इसमें मूल्यों और आदर्शों को बहुत अहमियत दी जाती थी। तीसरा, ये सिर्फ कानूनी और संस्थागत ढांचों पर ही ज्यादातर जोर देता था। और इन सबका जो मुख्य लक्ष्य था वो था एक आदर्श राज्य को परिभाषित करना। लेकिन ये दृष्टिकोण जितना फाउंडेशनल था, जितना जरूरी था, उतनी ही इसमें कुछ बड़ी बड़ी कमियां भी थीं। और फिर धीरे धीरे समय के साथ विद्वानों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या वाकई राजनीति को समझने का यही सबसे अच्छा तरीका है? क्या ये खाका परफेक्ट है? इसकी सबसे पहली और बड़ी आलोचना ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ संस्थाओं पर ही केंद्रित था। मतलब ये सिर्फ राज्य के बारे में बात करता था, सरकार के बारे में बात करता था। इसने व्यक्तियों और समूहों की भूमिका को तो लगभग नजरअंदाज ही कर दिया था। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कार को समझने के लिए सिर्फ उसका ब्लूप्रिंट देखा जाए, लेकिन ये न देखा जाए कि उसका इंजन कैसा है, उसे चला कौन रहा है या सड़क की हालत क्या है।
इसकी दूसरी बड़ी कमी थी कि ये ज्यादातर वर्णनात्मक था, विश्लेषणात्मक नहीं। मतलब ये राजनीतिक घटनाओं का ब्यौरा तो दे देता था, लेकिन ये समझाने में अक्सर नाकाम रहता था कि वो घटनाएं क्यों हुईं। उसके पीछे के असली कारणों का गहरा सिस्टमैटिक विश्लेषण इसमें नहीं मिलता था। और तीसरी बड़ी आलोचना ये थी कि ये अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रणालियों को समझने में ज्यादा असरदार नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी सारी अवधारणाएं, सारे विचार मुख्य रूप से पश्चिमी और खास तौर पर यूरोपीय राज्यों पर आधारित थे। अब इस खाके को किसी गैर पश्चिमी या किसी बिल्कुल अलग तरह की राजनीतिक हकीकत पर लागू करना बहुत मुश्किल था, लगभग नामुमकिन। तो कुल मिलाकर ये मूल खाका जरूरी तो था, लेकिन इसमें खामियां भी थीं। कह सकते हैं कि पारंपरिक दृष्टिकोण वो पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी थी, वो नींव थी जिसके ऊपर राजनीति विज्ञान की पूरी इमारत खड़ी होनी थी। तो फिर आगे क्या हुआ? हुआ ये कि इन्हीं खामियों ने एक नए रास्ते की जरूरत पैदा कर दी। एक ऐसे रास्ते की जो ज्यादा वैज्ञानिक हो, ज्यादा डेटा पर आधारित हो। और यहीं से शुरुआत हुई एक नए दृष्टिकोण की, जिसने राजनीति को समझने के हमारे पूरे तरीके में एक क्रांति ला दी।